स्टूडेंट्स, हम अभी अपने चैप्टर नंबर 3 ट्रांसलेटरी मोशन उसके शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशंस। वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, वो लाजमी तौर पर फुलफिल करनी है इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करने के लिए। तो फॉलोइंग आर द कंडीशंस फॉर यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन। नंबर 1, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमेशा उन ऑब्जेक्ट्स पे लागू होंगी जो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं, यानी कि इसमें सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन पे ये इक्वेशन ऑफ मोशन फुलफिल नहीं होती, वहां पे लागू नहीं होती। नंबर 2 है कांस्टेंट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशंस, यानी कि उनकी जो एक्सेलरेशन होनी चाहिए वो वेरिएबल नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होनी चाहिए। नंबर 3, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स आर कंसीडर्ड, यानी कि जो इसमें वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, उनकी डायरेक्शन कंसीडर नहीं की जाती, जस्ट उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो कंसीडर की जाती है। और नंबर 4 है इनिशियल वेलोसिटी एंड ऑल अदर क्वांटिटीज विच आर इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी आर टेकन एज पॉजिटिव। इनिशियल वेलोसिटी और हर वो चीज जिसकी मूवमेंट इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, वो सारी की सारी जो चीज़ें होंगी, वो सारे के सारे जो क्वांटिटीज होंगी, ऑब्जेक्ट्स होंगी, उनकी जो वेलोसिटीज है उनको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी एंड ऑल अदर क्वांटिटीज विच आर इन द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी आर टेकन एज पॉजिटिव। और वो वाली क्वांटिटीज जिनकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट होगी, उनकी वेलोसिटी को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो ये 4 कंडीशंस हैं जिनको फॉलो करते होते हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, यू थ्रो अ स्मॉल बॉल वर्टिकली अप इन द एयर, हाउ आर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ओरिएंटेड विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। तो देखें, जब कोई बॉल ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो अपवर्ड होती है, और उसकी जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है। तो व्हेन द बॉल इज गोइंग अपवर्ड, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज अपवर्ड व्हाइल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि स्मॉल g, इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। सो बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और व्हेन द बॉल इज कमिंग डाउनवर्ड, both the direction of velocity of the ball and acceleration due to gravity g directed downward, hence both are oriented in the same direction। देखें, जब बॉल ऊपर की तरफ जाएगी, बॉल ऊपर की तरफ मूव करेगी, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है, ठीक है, लेकिन जो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड है। तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। और इसी तरीके से जब बॉल जो है वो नीचे की तरफ आ रही है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g की डायरेक्शन है वो भी डाउनवर्ड है, और दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज द वेलोसिटी 0 एट एनी इंस्टेंट, इज द एक्सेलरेशन 0 एट एनी इंस्टेंट। तो सबसे पहले वेलोसिटी के बारे में देखते हैं। देखें, इफ वी रिजॉल्व वेलोसिटी इनटू इट्स हॉरिजॉन्टल vx एंड वर्टिकल vy कंपोनेंट्स, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx रिमेन कांस्टेंट एंड नॉन जीरो थ्रू आउट द मोशन, whereas vertical component vy is 0 at the peak of trajectory for an instant. So we can say that velocity is never truly zero. तो देखें, अगर हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन होती है और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है, वो जैसे जैसे बॉडी ऊपर की तरफ जाती है वो वर्टिकल कंपोनेंट आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है, और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है, उस पर किसी किस्म का इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हम ये कह सकते हैं कि एक खास लम्हे पे जाके जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो जीरो होता है, लेकिन ओवरऑल वेलोसिटी जीरो फिर भी नहीं होती। तो हम ये नहीं कह सकते कि वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो गई है। एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो देखें, इफ वी रिजॉल्व एक्सेलरेशन इनटू इट्स हॉरिजॉन्टल ax कंपोनेंट एंड वर्टिकल ay कंपोनेंट,
the horizontal component ax is 0 throughout the motion, whereas vertical component ay is 0 at peak of the trajectory. So acceleration is 0 only at peak of trajectory for an instant. तो देखें ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारे पास वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो जीरो हो जाता है। तो जब वर्टिकल कंपोनेंट इस पॉइंट पे जीरो है तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है ए वाई वो भी जीरो हो गया, और वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वी एक्स वो थ्रू आउट द ट्रेजेक्टरी सेम रहता है, उसमें चेंजिंग नहीं आती। तो जब वी एक्स में चेंज नहीं आता तो इट्स मीन एक्सेलरेशन इसमें जीरो है। तो अगर हम हाईएस्ट पॉइंट की बात कर लें तो आप देखें हाईएस्ट पॉइंट पे ए एक्स भी जीरो, ए वाई भी जीरो। तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज जीरो ओनली एट पीक ऑफ द ट्रेजेक्टरी फॉर एन इंस्टेंट। बिल्कुल एक लम्हे के लिए फॉर एन इंस्टेंट वो जीरो होगी और उसके बाद दोबारा एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डायग्राम के जरिए हमने उसको समझाना है। तो जब हम इसका टॉपिक जो है वो करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का, उसको डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपको मैं समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एन एरोप्लेन व्हाइल फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली ड्रॉप अ बॉम्ब व्हेन रीच एग्जैक्टली अबव द टारगेट बट मिस्ड इट, एक्सप्लेन व्हाई। देखें आंसर हमारे पास है व्हेन बॉम्ब ड्रॉप्स फ्रॉम एन एरोप्लेन इट मूव्स फॉरवर्ड with horizontal velocity of the aeroplane due to inertia and form a trajectory causing it to miss the target when released exactly above the target। देखें जब कोई भी एरोप्लेन है और वो बिल्कुल टारगेट के ऊपर पहुंच के, एरोप्लेन जो है ये टारगेट है और इस पॉइंट पे जो है वो एरोप्लेन है और बिल्कुल टारगेट के ऊपर पहुंच के एरोप्लेन कोई बॉम्ब डिस्पोज करेगा, बम एक्सप्लोड करेगा, बम ड्रॉप करेगा, तो जो बम है वो ड्यू टू इनर्शिया उसी वेलोसिटी के साथ आगे मूव करेगा। जिस वेलोसिटी से एरोप्लेन मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से आगे की तरफ भी मूव करेगा और वो एक ट्रेजेक्टरी बनाएगा ड्यू टू इनर्शिया। देखें इनर्शिया क्या है, किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी कि वो अपनी स्टेट में चेंज को रेजिस्ट करता है। तो जो बॉम्ब है वो चूंकि वो एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था ऑलरेडी पहले से ही, जब उसको ड्रॉप किया था वो आगे की तरफ मूव करेगा, वो एक ट्रेजेक्टरी बनाएगा। तो एग्जैक्टली जब किसी भी टारगेट के ऊपर से बॉम्ब जो है वो ड्रॉप किया जाएगा तो वो उसको टारगेट को मिस कर देगा। क्यों मिस करेगा? क्योंकि वो जब बॉम्ब गिरेगा तो एक ट्रेजेक्टरी बनाएगा और आगे की तरफ गिर जाएगा, फॉरवर्ड गिरेगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर है, ये देख लें इसको आंसर को। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लोजन एंड कोलिजन, गिव एग्जांपल। तो एक्सप्लोजन क्या होता है? इन एक्सप्लोजन सिंगल ऑब्जेक्ट ब्रेक इनटू मल्टीपल पीसेस ड्यू टू केमिकल एनर्जी प्रेजेंट बिटवीन द बॉन्ड ऑफ एन एटम। और एग्जांपल हमारे पास क्या है इसकी? एक्सप्लोजन ऑफ कैनन। कोई भी हमारे पास देखें कोई बम ब्लास्ट होता है तो वो पहले एक सिंगल पीस होता है, लेकिन जैसे ही एक्सप्लोजन होता है तो वो डिफरेंट पीसेस में डिवाइड हो जाता है। तो ये उसके पास इंटरनल एनर्जी होती है, उसके एटम्स के बीच की जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है डिफरेंट दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में, हीट की में, साउंड में, लाइट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और ये एक्सप्लोजन हो जाता है। और एग्जांपल हमारे पास है एक्सप्लोजन ऑफ कैनन। और कोलिजन क्या होता है? इन कोलिजन्स टू और मोर ऑब्जेक्ट्स कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड एक्सचेंजिंग एनर्जी एंड मोमेंटम। बिल्कुल एक्सप्लोजन का जो ऑपोजिट है वो कोलिजन है। एक्सप्लोजन में एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है और कोलिजन में क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है वो आपस में एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करते हैं और अपनी एनर्जी और मोमेंटम एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। एग्जांपल क्या है? कोलिजन ऑफ टू कार्स या कोलिजन ऑफ बॉल विद बैट। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। Why do a slow moving loaded truck and a speeding rifle bullet each having a large momentum? एक स्लो मूविंग जो है वो ट्रक है और इसी तरीके से जो है वो एक स्पीडिंग राइफल बुलेट है, दोनों का जो मोमेंटम होता है वो लार्ज क्यों होता है? देखें आंसर, एज वी नो डेट मोमेंटम P
depends on mass m and velocity v. Truck has large momentum because it has greater mass m, although it moves slow. और इसी तरीके से the bullet moves with greater velocity v, which gives him lot of momentum. देखिए हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p is equal to mv. तो अब भले आप मैस इंक्रीज कर दें या वेलोसिटी इंक्रीज कर दें तो ऑटोमेटिकली मोमेंटम भी इंक्रीज हो जाएगा. ट्रक का मैस ज़्यादा होता है तो मैस ज़्यादा होने की वजह से उसका मोमेंटम बड़ा होगा, और जो बुलेट है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो वेलोसिटी ज़्यादा होने से ऑटोमेटिकली उसका मोमेंटम में भी इंक्रीज आ जाए. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कुलियन. तो सबसे पहले इलास्टिक कुलियन की तरफ देखते हैं. अ कुलियन इन विच मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड. एक ऐसी कुलियन जिसमें सिस्टम की जो मोमेंटम है और उसका काइनेटिक एनर्जी वो दोनों कंजर्व रहते हैं, वो सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते, वो किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते. इस तरह की जो कुलियन होती है उसे हम कहते होते हैं इलास्टिक कुलियंस. No loss of kinetic energy means kinetic energy does not change into other type of energy. देखें एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है ना, लेकिन इलास्टिक कुलियन जब होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती. एग्जाम्पल क्या है, कुलियन ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स विद ईच अदर. स्मॉल एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं या प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब आपस में कोलाइड करते हैं तो उनकी जो कुलियन होती है वो इलास्टिक कुलियंस होती है. उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो सिस्टम की कंजर्व रहती है. Inelastic collisions are collision in which momentum is conserved but kinetic energy is not conserved. Inelastic collision कौन सी वाली होती है, मोमेंटम जिसमें कंजर्व होता है. याद रखिए मोमेंटम इलास्टिक और इनइलास्टिक मोमेंटम दोनों में कंजर्व होता है, लेकिन इनइलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती. काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज साउंड, हीट, लाइट एक्सेट्रा. काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में. जिस तरीके से साउंड है, हीट है या लाइट है, दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है. और एग्जांपल क्या है, कुलियन ऑफ कार विद वॉल. कोई भी कार जो है किसी दीवार से टकराती है तो वो क्या होता है, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. साउंड प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो ये दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है. तो इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं है, तो इस वजह से इसे हम कहते होते हैं इनइलास्टिक कुलियंस. तो याद रखिएगा इलास्टिक कुलियन में और इनइलास्टिक कुलियन में दोनों में मोमेंटम कंजर्व रहता है, लेकिन इलास्टिक कुलियन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है और इनइलास्टिक कुलियन में जो है वो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 है एन ऑब्जेक्ट दैट हैज स्मॉल मास एन ऑब्जेक्ट दैट हैज लार्ज मास हैव सेम मोमेंटम विच ऑब्जेक्ट हैज लार्जेस्ट काइनेटिक एनर्जी. दो हमारे पास मैसेज हैं और एक स्मॉल मैस है और एक लार्ज मैस है, दोनों का मोमेंटम सेम है. तो किस ऑब्जेक्ट के जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो लार्जेस्ट होगी. देखें एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर और मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, p इज इक्वल टू mv मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाई m. इक्वेशन नंबर 1 को आप मैथ्स के साथ जो है मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें. जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हमारे पास मैथ्स और डिवाइड भी कर दिया हमने. तो अब देखें एक ये मैथ्स ये है और एक मैथ्स ये है, तो m मल्टीप्लाई बाई m क्या बन गया, m स्क्वायर, और नीचे वाला m यहाँ पे लिख दिया. अब इन दोनों के ऊपर स्क्वायर था m स्क्वायर और v स्क्वायर, तो इसको होल का स्क्वायर कर दिया हमने. तो नीचे देखें अब ये जो हमारे पास mv है, mv किसके बराबर हो गया. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, mv किसके बराबर है, p के बराबर है. तो यहाँ पे मैंने इसकी जगह p पुट कर दिया. तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ p स्क्वायर बाई m यूजिंग इक्वेशन नंबर 2. mv जो है वो p के बराबर आ गया. एज मोमेंटम इज सेम फॉर बोथ ऑब्जेक्ट सो इक्वेशन नंबर 3 शोज दैट. अब दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम सेम है, तो चेंजिंग किसमें, मैस में. और ये इक्वेशन मुझे क्या बता रही है, जब मोमेंटम तो कांस्टेंट है, सेम है, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैस के इनवर्सली रिलेशन है. तो दिस रिलेशन शोज दैट द ऑब्जेक्ट विच हैव स्मॉल मास एक्वायर ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी. ये रिलेशन मुझे क्या शो कर रहा है, ये बता रहा है कि जिस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी लार्ज होगी. क्वेश्चन नंबर 10 देखें. कैन एन ऑब्जेक्ट इन अ सिस्टम हैव मोमेंटम व्हाइल द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो. किसी भी सिस्टम में कोई ऑब्जेक्ट है, क्या उनका कोई मोमेंटम होगा जबकि सिस्टम का मोमेंटम जीरो हो. देखें यस,
An object in a system have momentum while the momentum of the system is zero. For example, object in a system may have momentum that cancel each other momentum due to opposite direction. So the total momentum of the system is zero, but individual object have momentum. देखो कोई भी हमारे पास सिस्टम है, इसमें दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं और दोनों आपस में एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब जब ये आपस में कोलाइड करेंगे तो ये एक दूसरे का मोमेंटम को कैंसिल कर देंगे डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से। तो देखें टोटल मोमेंटम सिस्टम का जीरो है, लेकिन इंडिविजुअली ऑब्जेक्ट का मोमेंटम तो है ना, ऑब्जेक्ट का मोमेंटम तो है था, लेकिन चूंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव की, तो ये केस हमने ले लिया ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव किया, तो जिसकी वजह से इनका जो मोमेंटम है वो कैंसिल हो गया और इस पूरे सिस्टम का ओवरऑल मोमेंटम जीरो। तो सिस्टम का मोमेंटम जीरो है, लेकिन ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जीरो नहीं है। तो देखें ये हमारे पास इसका आंसर। अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, फॉर एनी स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन प्रूव दैट मैक्सिमम रेंज इज 4 टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। देखिए हमारे पास द रेंज आर ऑफ द प्रोजेक्टाइल, रेंज का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और मैक्सिमम रेंज कब आती है? जब हमारे पास थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है। तो यहाँ पे थीटा की जगह 45 डिग्री पुट किया तो 45 2 ज़ा 90 और साइन 90 क्या होता है? हमें मालूम है कि साइन 90 डिग्री होता है 1, साइन 90 1 होता है। तो यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? वी नॉट स्क्वायर बाय जी। तो रेंज की वैल्यू क्या आ गई? वी नॉट स्क्वायर बाय जी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। इक्वेशन आगे देखें, हाइट का हमारे पास फार्मूला क्या होता है? हाइट का फार्मूला होता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी। अब एंगल क्या था हमारे पास? एंगल हमारे पास 45 डिग्री था, तो 45 डिग्री यहाँ पे पुट किया। तो देखें जब इस तरीके का जब कोई केस हो ना, अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि इस तरीके का कोई हमारे पास केस होगा, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। साइन स्क्वायर थीटा जो है उसको हम इस तरह के भी लिख सकते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर, ये सेम होता है। साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का स्क्वायर ये सेम चीज़ है। तो आप इसको हम जो साइन स्क्वायर थीटा था इसको हमने ऐसा लिख लिया, थीटा की वैल्यू पुट कर दी 45, तो साइन 45 का स्क्वायर। तो साइन 45 डिग्री क्या होता है? साइन 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, और ये 2 जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो गया, हमारे पास 1/2 बच गया। ये 1/2 जब नीचे आ गया इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 बन जाएगा, हमारे पास आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाई 4 जी। अब देखें यानी कि h इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाई 4 जी। अब इस 4 को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन गया 4h इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाई जी। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में कंपेयर करें। यहाँ पे देखें ये क्या था? r इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाई जी, और यहाँ पे क्या है? 4h इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाई जी। इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आ जाता है? r इज इक्वल टू 4h। तो इस एंगल पे 45 डिग्री पे हमारे पास रेंज जो है वो 4h के बराबर है। ये हमारे पास इसका जो है आंसर आ गया। देख लें इसको भी। अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इज मोमेंटम कंजर्व व्हेन अ बैट हिट्स अ बॉल? यस, मोमेंटम इज कंजर्व व्हेन अ बैट हिट्स अ बॉल, assuming a system include both bat and ball. When a bat strikes a ball, it causes it to accelerate. As a result, the ball gains momentum in one direction. According to Newton's third law, the ball exerts an equal and opposite force on bat, causing the bat to gain momentum in opposite direction. Thus, the total momentum of the bat-ball system remain conserved. लेकिन जब बैट जो है वो बॉल को हिट करेगा तो बॉल जो है वो एक डायरेक्शन की तरफ मूव करेगी और उसका अपना एक मोमेंटम होगा, और न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक वो बॉल जो है वो उतनी ही फोर्स बैट के ऊपर भी एक्सर्ट करेगी, और बैट का जो मोमेंटम है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब दोनों का मोमेंटम ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो थस द टोटल मोमेंटम ऑफ द बैट बॉल सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। तो देख लें जी, इसको भी देख लें। मैं आपको सारे क्वेश्चंस
जो है वो एक बार दिखा देता हूँ, आप जो है वो इनके स्क्रीनशॉट भी ले लें। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, और क्वेश्चन 11। और क्वेश्चन 12। तो बच्चों ये थे हमारे चैप्टर नंबर 3 ट्रांसलेटरी मोशन के शॉर्ट क्वेश्चंस।